नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग लेखपाल के लिए एमसीक्यूज़ कर रहे थे एनवायरनमेंट के। आप सभी को पता है 10 क्वेश्चन्स आएँगे 10 नंबर के, तो इसी को शुरू करेंगे, है ना? और इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको का बैच हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से बैच से एनरोल कर सकते हैं, लेकिन कूपन कोड केडी 25 लगाना ना भूलें। अच्छा, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम में। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ से आप इससे जुड़ जाइए और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि ये पर्यावरण मुझे बताओ क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? सबसे पहला दिया है भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उसके चारों ओर अस्तित्व में होती है, इसे पर्यावरण कहते हैं। दूसरा कह रहा है बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा कह रहा है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ये भी सही है। भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। अर्थात ये सारे के सारे सही हैं, डी पार्ट सही हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपसे कहूँ कि पर्यावरण क्या है? एक जीव के चारों ओर जिन दशाओं से वो घिरा होता है, उन सभी को मिला-जुला के पर्यावरण कहते हैं। जैसे अगर एक जीव है, तो ये घिरा होता है स्थलमंडल से। स्थलमंडल, स्थलमंडल में क्या आ जाता है? जैसे रेगिस्तान, जैसे कोई मैदान। पर्यावरण में और क्या आ जाएगा? एक जीव घिरा होता है जलमंडल से, ठीक है? ये जो जलमंडल है, इसके अंतर्गत नदी भी आ जाती है, इसके अंतर्गत झील भी आ जाती है ना? तालाब, ये सारे के सारे। पर्यावरण और क्या है? तो पर्यावरण वायुमंडल को भी अपने आप में समेटे हुए है। वायुमंडल में जैसे क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, इसके अलावा समताप मंडल, है ना? मध्य मंडल। इसके अलावा और पर्यावरण क्या है? तो आप बताओगे पर्यावरण वास्तव में जीव मंडल है, या हम कहें जीव मंडल भी पर्यावरण में समाहित है, जैसे पेड़, पौधे, इसके अलावा जीव जंतु, ये सारे के सारे पर्यावरण के ही अभिन्न घटक हैं। तो यहाँ पर आओ जरा, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? डी पार्ट सही हो जाएगा सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। सेकंड कह रहा है कि जीव जहाँ रहता है उस वह सटीक जगह क्या है? देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है आवास और दूसरा है नीशे। आवास और नीशे क्या होता है? चलो इसके बारे में समझते हैं, लेकिन आयोग ने इसका सही उत्तर माना है ई। जीव जहाँ रहता है उसे कहते हैं आवास और उसमें कई सारे नीशे होते हैं। आओ जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आवास क्या है? सबसे पहले आवास क्या है और इसके बाद निकेत क्या है? नीशे भी आप इसे कह सकते हो। तो आवास होता है जीव का पता, याद रखो, एक एक स्टेटमेंट में याद रखना। जीव का पता। और नीशे क्या होता है? नीशे होता है जीव का व्यवसाय। जीव का व्यवसाय का मतलब होता है जॉब, ठीक है? अब यहाँ से 2-3 शख्स के नाम मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। एक तो जोसेफ ग्रीनले, जोसेफ ग्रीनले का नाम याद रखो। एक शख्स का नाम याद रखो, नाम है चार्ल्स, इन जनाब का नाम है चार्ल्स एल्टन, 2 हो गए। और एक शख्स का नाम याद रखो, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, नाम है एच. रीटर, ये भी काफ़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। नाम है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट हैकल, इन जनाब का भी नाम याद रखो। और मैं लिखता हूँ आर मिश्रा साहब, इनका भी नाम याद रखो। अर्नेस्ट हैकल साहब, एच रीटर साहब और जोसेफ ग्रीनले और चार्ल्स एल्टन। अब इन्होंने क्या-क्या किया है, इनके काम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक? तो जोसेफ ग्रीनले कौन है? क्या किया इन्होंने? अभी मैंने एक शब्द लिखा था निकेत, तो निकेत की अवधारणा इन्होंने पेश की थी। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि निकेत की अवधारणा किसने पेश की है? ग्रीनले साहब ने। कब? 1917 में, 1917 में। दरअसल इन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया था, द नीशे रिलेशनशिप फॉर द कैलिफोर्निया थ्रेशर। ये पेपर भी इन्हीं से संबंधित है। एक शख्स है चार्ल्स एल्टन, इन्होंने भी एक अवधारणा प्रस्तुत की थी निकेत से संबंधित, निकेत से संबंधित इन्होंने भी अवधारणा प्रस्तुत की। अच्छा, एच रीटर ने क्या किया?
एच रीटर ने पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित किया था, याद रखो। पारिस्थितिकी शब्द को शब्द को परिभाषित किया। पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित किया था किसने? एच रीटर ने। और वर्ष किसकी बात हो रही है? 1885, 1886 में। अच्छा, अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया? अर्नेस्ट हैकल ने एक शब्द दिया था, इस शब्द को याद रखना, ओइकोलॉजी। यही आगे चल के बनेगा इकोलॉजी। ओइकोलॉजी। इस शब्द को देने वाले कौन थे? अर्नेस्ट हैकल साहब। ठीक है, ओइकोलॉजी शब्द दिया। अब ये मैंने लिखा आर मिश्रा साहब, ये कौन है? दरअसल ये भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहे जाते हैं। भारत में पारिस्थितिकी के पिता कौन है? ये है आर मिश्रा साहब। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दो शब्द बताए थे, कौन कौन से? एक तो आवास, दूसरा निकेत। आवास क्या है, निकेत क्या है, आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले आवास को ले लो, इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखो, आवास क्या है? आवास वास्तव में एक विशिष्ट स्थान होता है। विशिष्ट स्थान। सवाल यह है कि विशिष्ट स्थान किसका? विशिष्ट स्थान ऐसा है जिसमें कोई समुदाय रहता है। कोई समुदाय रहे, अर्थात ऐसा विशिष्ट स्थान जिसमें कोई समुदाय निवास करता है, उसे कहते हैं आवास। इसी वजह से आवास को कहा जाता है जीव का पता। ठीक है, जीव का पता कहते हैं। मुझे बताओ कि ये जो आवास है, ये एक बड़ी इकाई के रूप में होता है। इसमें कई सारे नीशे होते हैं, कई सारे, अर्थात इसमें कई निकेत पाए जाते हैं। कई निकेत पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? दूसरी बात, क्योंकि जीव का आवास है तो फिर इसमें कई प्रजातियों का ये स्थान होता है। कई प्रजातियां पाई जाती हैं, कई प्रजातियों का स्थान होता है ये। ठीक है, इसमें कई पर्यावरणीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक प्रजाति अपना आवास आमतौर पर बदलती नहीं है। जैसे मान लो कोई प्रजाति है, कहते हैं कि एक प्रजाति अपना आवास साधारणतया बदलती नहीं है, लेकिन कभी कभी अनुकूलन करते हैं ये, अर्थात इनमें अनुकूलन होता है। तो एक स्टेटमेंट याद रखो, एक प्रजाति एक प्रजाति अपना आवास नहीं बदलती, बल्कि करती क्या है? अनुकूलन। अब यहाँ पर आओ जरा, आवास तो हो गया, निकेत किसे कहते हैं? निकेत, ओ सॉरी, निकेत, इसके बारे में जान लो थोड़ा सा। निकेत क्या है? निकेत वास्तव में है जीवन का कार्य, सॉरी, जीव का कार्य। जीव का कार्य, इसे कहते हैं निकेत। कार्य मतलब व्यवसाय, आप इसे निकेत कह सकते हो। अच्छा, चूंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ये आवास है। आवास के घटक क्या है? आवास के घटक है निकेत। तो अब मुझे बताओ, क्या निकेत का भी कोई घटक होता है? नहीं, याद रखो, निकेत का कोई घटक नहीं होता। कोई घटक नहीं होता। अच्छा, निकेत का कोई घटक नहीं होता, इस प्रकार के स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखोगे। ठीक है, कोई भी प्रजाति हो, वो एक से अधिक निकेत में रह सकती है सामान्यतया। तो ये तो बात हो गई निश्चय और आवास की। तो जीव जहां रहता है, सही उत्तर हो जाएगा ई पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में कह रहा है पर्यावरण किससे बनता है? बनता किससे है? ये तो मैंने आपको बताया था, जैविक फैक्टर से बनता है, भू आकृति घटकों से बनता है, अजैव फैक्टर से बनता है। यानी सारे सही हो जाएंगे डी पार्ट। ठीक है, डी सही हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा पर्यावरण। अब यहाँ पर इस शब्द को जरा गौर करना। अगर हम इसका वर्गीकरण करें और पूछें कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स पाए जाते हैं, तो एक तो आप बताओगे इसमें अजैविक घटक पाए जाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये अजैविक घटक कौन है, जैसे वायुमंडल, जैसे जलमंडल, ठीक है, जैसे स्थल मंडल, स्थल मंडल। इसके अलावा जैविक घटक भी इसमें पाए जाते हैं पर्यावरण में। जैविक घटक, अगर हम सिंपल सा सवाल आपसे पूछें कि जैविक घटक में क्या है, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, और इसके अलावा अपघटक।
अपघटक। फिर हम अगर आपसे पूछे मुझे बताओ, क्या इसका एक घटक सांस्कृतिक पर्यावरण भी है? सांस्कृतिक पर्यावरण, हाँ, बिल्कुल है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और इसके अलावा राजनैतिक। तो ये 3 हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? जैविक जस्ट वेट, पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटक से भी बनता है और ये हो गया अजैविक घटक, है ना? भू आकृति घटक हो गए और जैविक, ये सारे के सारे सही हो जाएँगे। ठीक है? और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है कि सामान्यतया पर्यावरण को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? ये मैंने आपको वर्गीकरण ही बताया है। पर्यावरण का वर्गीकरण अजैविक के रूप में, जैविक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और सांस्कृतिक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भौतिक, सांस्कृतिक, जैविकी है। इसमें ए पार्ट सही होगा, ये तो गलत है। ऑपरेशनल, है ना? ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास का है, गरीबी कम करना, अनुकूलन और कागज के थैले का इस्तेमाल करना, ये तो है, अनुकूलन भी है और धारणीय विकास भी है। गरीबी कम करना, इसका संबंध इससे नहीं है। इकोनॉमी, हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, अगर डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से देखा जाए तो गरीबी कम करना भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। लेकिन आंसर आपका बी पार्ट रहेगा उस हिसाब से। क्यों जरूरी होता है? जैसे आप जब तर्क लिखोगे डिस्क्रिप्टिव में, तो आमतौर पर जब कोई व्यक्ति गरीब है तो जंगल से लकड़ियां लाएगा, काटेगा, उनको जलाएगा, पर्यावरण की हानि होगी। इसी वजह से इनको एलपीजी मुफ्त में दी जा रही है कि हानि ना हो, है ना? तो खैर कई सारे तर्क बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है, समुद्र में पादप लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ये ठीक है। दूसरा, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का ग्रहण कर लेते हैं, दूसरा सही है। केवल और केवल दो वहां पर है, बी पार्ट। ठीक है, केवल और केवल दो। सेवेंथ में आ जाओ जरा, सात क्या कह रहा है? पढ़ो इसको। कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संबंध में ये कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन है जो गलत है? इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है कि यह पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए काम करता है, बिल्कुल ठीक है। यह व्यक्तियों और संपत्तियों की हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे कह रहा है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत हाँ, निर्धारित प्रक्रियाओं में बाधा है। एक मिनट, बंधा लिखा है। मैं इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ता हूँ। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा है। बंधा का मतलब हो गया कि ये जो एनजीटी है ना, एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की बात मानता है। क्या ऐसा है? ये गलत है, डी पार्ट। आओ देखो, मैंने आपको एनजीटी बहुत डिटेल में करवाया हुआ है बैच में। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एन जी टी, ये हो गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या मुझे बता सकते हो इससे संबंधित कुछ फैक्ट? एक तो इसकी स्थापना याद रखना, दूसरा ये एनजीटी किस अधिनियम से बना, याद रखो, तीसरा इसकी पहली बैठक, इसके बारे में याद रखो। यानी कि आमतौर पर इसकी जो बैठकें होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, इस प्रकार से, और इसकी जो अन्य बैठकें होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? तो ये तो होती है नई दिल्ली में, ठीक है? और इस अधिनियम के तहत ये बना है एनजीटी। एनजीटी का मतलब हो गया एनजीटी एक्ट 2010 वाला। स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 में। ये ईयर भी याद रखना है और तारीख भी याद रखनी है। अब मुझे एक बात और बताओ, अगर एनजीटी ने कोई डिसीजन दिया, क्या इसके निर्णय की, एनजीटी ने कोई अगर निर्णय दिया है तो क्या इसके निर्णय की अपील की जा सकती है? और अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। फिर से समझ लो, एनजीटी ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। एक, दो अधिनियम है, एक तो 1908 का अधिनियम है
1908 का ये है सिविल प्रक्रिया संहिता संहिता अधिनियम, और एक अधिनियम है 1872 1872 का, इसे कहते हैं भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है या सिविल प्रक्रिया संहिता है, इन दोनों ही अधिनियमों से एनजीटी अछूता है, यानी एनजीटी इन दोनों के लिए बाध्य नहीं है, याद रखना। वही आपसे स्टेटमेंट पूछा गया था कि मुझे बताओ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में ये बंधा हुआ है क्या? ना, गलत है, यही गलत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन में आओ जरा, यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा है पादप प्लवक, ये क्या होता है? आओ जरा इसके बारे में दो तीन बातें समझ लें। हालांकि एनवायरनमेंट में हम इसको कवर कर ही रहे हैं। सबसे पहले प्लवक में आओ। प्लवक कहते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन, ये प्लैंकटन क्या होता है? दरअसल प्लवक होते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं ये, और ये ऐसे जीव होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं चलते। अच्छा, तो कैसे चलते हैं? दरअसल जैसे जैसे पानी की धारा चलती है, ये इसी धारा के अनुकूल चलते हैं, अर्थात ये पानी की धारा धारा के साथ बहते हैं, ये पानी की धारा के साथ बहते हैं। और प्लवकों को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो हम कहते हैं पादप प्लवक और दूसरे को कहते हैं जैव प्लवक। पादप प्लवक का अगर कोई उदाहरण पूछे तो आप बताओगे डायनो, फ्लैजेलेट्स, और जैव प्लवक का पूछे तो क्रस्टेशियन, और भी कई सारे होते हैं, इनको हम लोग आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो प्लवक ये है क्या? सूक्ष्म जीव जो स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते हैं, धारा की पानी की धारा जैसे जैसे बहती है उसी के अनुसार बहते हैं ये। ठीक है। इनमें पादप प्लवक और जैव प्लवक होते हैं। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 10, एक मिनट, ये हो गया 7 नंबर। अब आ जाओ 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पर्यावरण अपकर्ष क्या है, यानी कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या है, ये पूछा है आपसे। पर्यावरण अपकर्ष का मतलब है पर्यावरण की बढ़ोतरी तो ही नहीं है, कमी हो गई है, तो पूछ लो जरा, देख लो ऑप्शन। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों से परिवर्तन, विपरीत परिवर्तन लाना, लाभकारी नहीं विपरीत, ये भी सही है। पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाना, ये भी ठीक है। सारे सही हो जाएंगे, 8वें का डी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ये तो मैंने अभी आपको बताया था, 2010। तारीख भी याद रखना, 18 अक्टूबर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तारीख तो नहीं, महीना में पूछ लिया है। एनजीटी से प्रभावी हुआ था अक्टूबर 2010 से। अब यहाँ पर आओ 11 नंबर में। 11th में कह रहा है कि भाई पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए एनजीटी का जो गठन किया गया था, इस पंचवर्षीय में किया गया था। 5 ईयर प्लान कौन सा था? देखो 2010 में बना है, अगर आपको ये आंसर याद भी नहीं है तब भी आप कर ले जाओगे। और आपने 5 ईयर प्लान अगर पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा, जो 12th 5 ईयर प्लान आया था 2007 से लेकर 12 तक, सॉरी 11th, ये 2007 से लेकर 12 तक था। तो इस प्रकार से यहाँ बी पार्ट सही होना चाहिए। एनजीटी कब बना था? 2007 और 12 के बीच में 10 आएगा, 10 में बना था ये, 11वां यानी कि बी पार्ट। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? ये सिक्किम है। फिर कह रहा है कि मुझे बताओ निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा देश का पहला है जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? ये भी सिक्किम है। और दुनिया का पहला राज्य बताओ जो 100% जैविक राज्य है? सिक्किम है भारत का। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में कह रहा है, ये स्टेटमेंट दिए हैं, कारण भी दिया है, कह रहा है कि बताओ कौन सा सही है। कथन पढ़ो, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। अगर मनुष्य उसमें हस्तक्षेप ना करे तो प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण होती हैं, हाँ ये भी सही है। मानवीय क्रियाएं यानी मनुष्य ने जहां जहां हाथ लगाया है
वहाँ गंदगी ही मचाई है, ठीक है? तो ये भी सही है। अब इसमें कारण देखो क्या सही है, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, क्यों? क्योंकि मानव क्रियाएँ पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण होती हैं। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं। मानवीय क्रियाएँ पर्यावरण का प्रदूषण का कारण तो होती हैं, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण इसी वजह से स्वच्छ होता है, ये नहीं है। तो यहाँ पर बी पार्ट होगा, ए और आर सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता नहीं है, ठीक है? 15 का बी पार्ट। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं एनवायरनमेंट के। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा, इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो कहाँ जाना है? आपको आना है टेलीग्राम में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।